संक्रमण तत्व हैं उनके बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की थी और संक्रमण तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो किस प्रकार से दिखा जाता है इसके बारे में भी हमने विस्तार से जानकारी प्राप्त की थी। आज के वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो संक्रमण धातु तत्व है या संक्रमण तत्व है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, उनकी क्या क्या सामान्य विशेषताएं होती हैं और उनके जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें वर्ग और आवर्त के अनुरूप किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं, इस विषय पर हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए, जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड वेरिएशंस इन प्रॉपर्टीज, संक्रमण तत्वों की सामान्य विशेषताएं व उनके गुणों में आवर्त व वर्ग के अनुरूप परिवर्तन इस प्रकार से होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम जो इसका जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो पढ़ने जा रहे हैं धात्विक त्रिज्या, मेटलिक रेडियस। देखिए, आवर्त पीरियोडिक टेबल के किसी आवर्त में जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो जनरली ये देखने में आता है कि उनकी जो त्रिज्या है उसका मान लेफ्ट से राइट कम होता चला जाता है और इसके पीछे कारण ये है कि जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो जो तत्व है या परमाणु है उनका प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता चला जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप नाभिक का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन्स पर आकर्षण बढ़ता है और जब नाभिक का बाह्यतम कोश पर या बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन्स पर आकर्षण बढ़ता है तब बाह्यतम कोश नाभिक के ज्यादा समीप आ जाता है और परमाणु का आकार जो है वो सिकुड़ जाता है, जिसके फलस्वरूप आकार में कमी आती है। वही जो कंडीशन है अगर हम संक्रमण तत्वों पर लागू करते हैं तो उसमें कुछ हमें परिवर्तन नजर आता है। तो देखिए, ये प्रथम संक्रमण श्रेणी आपके सामने बोर्ड पे लिखी हुई है जो स्कैंडियम से शुरू होकर कॉपर पर समाप्त होती है। तो हम स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल और कॉपर तक जब हम जाते हैं तो देखिए इनकी जो एटम मेटलिक जो रेडियस है वो क्रमशः कम होती चली जाती है, लेकिन ये जो कमी है उसकी मात्रा बहुत कम होती है। 0.2 एंगस्ट्रॉम तक आप हमें कमी नजर आती है, लेकिन मैंगनीज के बाद के जो ये आयरन, कोबाल्ट और निकेल है इनकी त्रिज्याएं लगभग स्थिर हो जाती हैं, यानी इनकी त्रिज्याओं में किसी प्रकार का परिवर्तन नजर नहीं आएगा और कॉपर की त्रिज्या है इनकी त्रिज्या की तुलना में अधिक हो जाती है। यानी निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के जो तत्व हैं उनमें उनकी जो मेटलिक रेडियस है उसमें कोई रेगुलर परिवर्तन नजर नहीं आता है, यानी इररेगुलर परिवर्तन हम नोट कर पा रहे हैं। त्रिज्या घटती है, फिर कांस्टेंट होती है, उसके बाद में बढ़ती है। तो इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन देखिए, इसके दो रीजन हैं। पहला ये है कि जब हम संक्रमण तत्वों में बाएं से दाएं जाते हैं, यानी किसी पीरियड में संक्रमण श्रेणी के किसी पीरियड में हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्रमशः डी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती चली जाती है। दूसरा देखिए, जब डी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी तो यहाँ पे जो डी ऑर्बिटल है वो क्या है? n-1 d 1 to 10 या 1 to 9 या dn हम इसको कह सकते हैं, 1 to 9 ही कह लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, जैसे जैसे डी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती है तो डी जो ऑर्बिटल है वो कहाँ पे है? n-1, यानी इसके बाहर कौन सा है? ns ऑर्बिटल और उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जैसे जैसे हम n-1d कक्षक में या कोश में इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं तो इन इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा इन इलेक्ट्रॉन्स पर प्रतिकर्षण लगेगा, यानी इन इलेक्ट्रॉन्स अंदर के ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स द्वारा बाह्यतम ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स
पर एक प्रतिकर्षण बल लगता है जिसको हम स्क्रीनिंग इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो इस स्क्रीनिंग इफेक्ट के परिणाम स्वरूप उसका जो धात्विक त्रिज्या है उसका मान क्या होता है, बढ़ता है। ओके, जो पहला कारक है वो जो संक्रमण तत्व हैं उनकी त्रिज्याओं को बढ़ाने का प्रयास करता है। ओके, दूसरा देखिए, जब हम संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो नाभिक में प्रोटॉन्स भी जुड़ते चले जाते हैं। जब नाभिक में प्रोटॉन्स जुड़ते हैं तो नाभिक का जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है उसका मान बढ़ता है। जब नाभिक का प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है तो उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को आकर्षित करने की टेंडेंसी बढ़ती है और उसके परिणाम स्वरूप जो परमाणु है या उसका जो आकार है वो सिकुड़ जाता है। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, आकार कम हो रहा है। तो संक्रमण तत्वों में दो कारक एक साथ स्पॉन्टेनियसली काम कर रहे हैं, जिसमें से एक कारक की वजह से उस परमाणु का आकार बढ़ता है और दूसरे कारक की वजह से परमाणु का आकार घटता है। तो जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो परमाणु के आकार में कमी होनी चाहिए थी। संक्रमण धातु या जो संक्रमण तत्व है उसके आकार में कमी होनी चाहिए थी, लेकिन जैसे जैसे n-1d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स जुड़ते जाते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट के परिणाम स्वरूप उसका आकार बढ़ने लगता है और ये दोनों हैं विपरीत दिशाओं में काम कर रहे हैं और एक दूसरे को लगभग सा प्रतिसंतुलित कर लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, उसका आकार में हमें ज्यादा परिवर्तन नजर नहीं आता है। तो देखिए, इससे संबंधित आपकी जो एग्जाम है उसमें क्वेश्चन भी आता है कि संक्रमण तत्व हैं उनकी धात्विक त्रिज्याएं, जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो धात्विक त्रिज्याओं के मान में अधिक परिवर्तन नजर नहीं आता है। इसके पीछे क्या कारण है, स्पष्ट कीजिए। तो ये कारण स्पष्ट हो गया, तो इस सवाल को आप बना सकते हैं। ओके, दूसरा देखिए, घनत्व। देखिए, घनत्व जो है संक्रमण तत्वों का जो घनत्व है वो d फलन है नंबर 1 एटॉमिक या तो मेटेलिक रेडियई है, जो धातु का आकार है वो कितना है उस बात पर निर्भर करेगा। इसके अलावा उस पे जो पैकिंग है वो किस प्रकार की है उस पर निर्भर करेगा। इसके अलावा जो एटॉमिक वेट है उस पर निर्भर करेगा। इसका मतलब संक्रमण जो तत्व हैं उनका घनत्व, उनका आकार, उन जो क्रिस्टल है उसमें जो परमाणु है उनकी व्यवस्था किस प्रकार की है, और तीसरा है उनका एटॉमिक वेट कितना है, इस बात का क्या है, फलन है। तो जैसे जैसे हम एटॉमिक वेट बढ़ाएंगे वैसे वैसे घनत्व का मान क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे हम उसका आकार बढ़ाएंगे घनत्व का मान क्या होगा, कम होगा। पैकिंग अगर कॉम्पैक्ट है तो घनत्व का मान अधिक होगा। देखिए, संक्रमण धातु जो है या संक्रमण तत्व है उनका घनत्व का मान बहुत अधिक होता है। इसके पीछे रीजन उनका आकार कम होना है, पैकिंग जो है क्लोज पैकिंग है, कॉम्पैक्ट पैकिंग है, और उनका जो मास है एटॉमिक वेट है वो अधिक होना है। ओके, ये पॉइंट क्लियर हुआ। तीसरा देखिए, मेल्टिंग पॉइंट। संक्रमण धातु या संक्रमण तत्वों का जो गलनांक है वो बहुत अधिक होता है, जो इस बात को शो करता है, इस बात का जो द्योतक है कि संक्रमण धातुओं के मध्य में जो धात्विक बंध है वो बहुत ही मजबूत प्रकृति का है, जिसकी वजह से उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें बहुत अधिक एनर्जी देनी पड़ती है और उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है उसका मान हमें बहुत अधिक प्राप्त होता है। जब हम किसी आवर्त में मेल्टिंग पॉइंट के परिवर्तन को ऑब्जर्व करते हैं तो हम पाते हैं कि स्कैंडियम से क्रोमियम तक मेल्टिंग पॉइंट जो है बढ़ता है, उसके बाद में इसमें कमी आना शुरू हो जाती है। ओके, स्कैंडियम से क्रोमियम
तक मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, लेकिन मैंगनीज के केस में इसमें कमी आ गई। इसके पीछे रीजन ये है कि उसमें D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो कि एक स्थायी विन्यास है, जिसकी वजह से उसका जो है मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। इसके अलावा आगे के जो तत्व हैं उसमें उसी प्रकार से क्रमिक परिवर्तन हम नोट करते चले जाते हैं। फिर इसके बाद में चौथा पॉइंट है कि इनका जो हार्डनेस है वो बहुत अधिक होता है, यानी जो संक्रमण तत्व हैं वो हार्ड प्रकृति के होते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि इनमें जो परमाणु की जो व्यवस्था है वो काफी कॉम्पैक्ट होती है। इसके साथ में हार्डनेस के साथ में इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए मैकेनिकल स्ट्रेंथ, देखिए ये जो डक्टाइल और मैलिएबल है वो सारी प्रॉपर्टीज इनमें पाई जाती है, राइट। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है तो हार्ड होंगे, और क्योंकि इनमें धात्विक बंध पाया जाता है तो ये डक्टाइल और मैलिएबल भी होंगे। फिर इसके अलावा अगला इसमें देखिए, अगला पॉइंट है इसमें आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आयनाइजेशन पोटेंशियल और नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए दोनों पॉइंट हैं। तो देखिए जब हम बाएं से दाएं जाएंगे तो आयनाइजेशन पोटेंशियल के मान में क्या होता है? वृद्धि होती है वैसे देखा जाए तो, लेकिन इसमें देखिए जिस प्रकार से आकार में रेगुलर परिवर्तन हुआ है ठीक उसी प्रकार से इनका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसमें हमें परिवर्तन नजर आता है। ओके, फिर इसके बाद में देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आयनाइजेशन पोटेंशियल। हम किसको बोलते हैं? किसी विलगित एकल उदासीन परमाणु के बाह्यतम कोश में से अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन हटाना हो, उस इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए हमें जितनी एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी वो एनर्जी क्या है? उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल है। तो चूंकि संक्रमण तत्वों में जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होता है? प्रभावी नाभिक आवेश का मान बढ़ता चला जाता है। तो जब प्रभावी नाभिक आवेश का मान बढ़ेगा, आउटर ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स पर नाभिक का आकर्षण अधिक लगेगा। अतः ऐसी स्थिति में अगर हमें बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन्स को निकालना हो, हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जैसे जैसे हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान बढ़ता चला जाता है। तो ये बात क्लियर हुई। ठीक इसी प्रकार से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी परमाणु की इलेक्ट्रॉन्स को आकर्षित करने की प्रवृत्ति इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। तो जैसे जैसे नाभिक का प्रभावी नाभिक की आवेश बढ़ेगा, उसकी किसी दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन्स को आकर्षित करने की प्रवृत्ति बढ़ती चली जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इसमें क्या होगी? बढ़ेगी। लेकिन इसमें कुछ समय बीच में अनियमितताएं देखने को मिलती हैं, जैसे मैंगनीज के केस में। ओके, क्योंकि मैंगनीज का अगर हम आयनाइजेशन पोटेंशियल स्टडी करें कि तो इसमें D5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, और D5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक स्थायी विन्यास है जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना बहुत ही मुश्किल काम होता है, जिसके लिए हमें बहुत अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा इसमें अगला पॉइंट है ऑक्सीडेशन स्टेज। ऑक्सीडेशन स्टेज, ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण अंग, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेज। देखिए यहां पे देखिए स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 3d1 4s2। तो यहाँ पे इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर हम निकाल दें तो एक स्थायी व्यवस्था हमें प्राप्त होती है। उत्कृष्ट गैस के समतुल्य हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त होता है, जो कि उसको स्थायित्व प्रदान करता है। इसलिए इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो क्या है? 3। अब इसके अलावा देखिए इसमें क्या है?
3 भी होगी और 4 भी होगी। इसमें देखिए 3 4 5, 3 4 5 6 तक हो सकती है इसमें, और इसमें यहाँ पे 2 भी हो सकती है, ठीक है 2, लेकिन इसमें 3 होगी। तो यहाँ पे देखिए 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5, ओके ये 4 तक की होगी। मिडिल में 2 3 और इसमें 1 भी होगी और 2 भी होगी, 3 भी होगी इसमें, ओके। तो देखिए आप इसमें नोट कर रहे होंगे इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं वो चेंजिंग है, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं ये शो कर रही है। तो देखिए सबसे ज्यादा जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो किसकी है, मैंगनीज की है, उसके बाद में कम होती चली जाती है इस प्रकार से। देखिए तो इसका रीजन क्या है, जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं जब हम स्कैंडियम से मैंगनीज तक जाते हैं तो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं वो बढ़ती चली जाती है। इसका रीजन है कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका मान बढ़ता है, ओके। लेकिन इसके बाद में आयरन के इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग शुरू हो जाता है, ऑक्सीकरण अवस्थाएं वापस घटना शुरू हो जाती है। कॉपर के केस में देखिए +1 और +2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं पाई जाती हैं, +2 और +1। तो इसमें +2 ज्यादा स्टेबल है +1 के बजाय। इसका रीजन कुछ अलग है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ओके। तो ये हो गया ऑक्सीकरण अवस्थाएं। अगला पॉइंट देखिए 8वां पॉइंट है कलर, या फिर जो इसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो ले लेते हैं पहले। मैग्नेटिक बिहेवियर या चुंबकीय व्यवहार। देखिए चुंबकीय व्यवहार का निर्धारण हम कैसे करेंगे। चुंबकीय व्यवहार के निर्धारण के लिए ये जो संक्रमण तत्व है इनमें अयस्क इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हम डिसाइड करेंगे। तो देखिए जो चुंबकीय व्यवहार है हम चुंबकीय आघूर्ण से नोट करते हैं, ठीक है। इक्वल टू होता है 4s s + 1 + l l + 1 मैग्नेटिक मोमेंट। देखिए मैग्नेटिक मोमेंट में दो कारक कंट्रीब्यूट करते हैं, एक तो जब इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन से। इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष पे इस प्रकार से स्पिन करता है, इसके अलावा नाभिक के चारों ऑर्बिटल में एक पर्टिकुलर जो ऑर्बिट है उसमें भी मूव करता है। तो दोनों प्रकार के मूवमेंट से उसमें मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है। जो स्पिन की वजह से जो मोमेंट डेवलप होता है उसको हम बोलते हैं स्पिन। ये जो एस जो है वो शो कर रहा है स्पिन क्वांटम नंबर, और ये जो है एल है वो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर को, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। तो ये इसका दोनों का अगर हम टोटल कर दें तो ये टोटल क्या आ जाएगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। लेकिन संक्रमण धातुओं के केस में जब ये कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं तो जो जुड़ने वाला जो परमाणु है वो इस ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो रहा है उसको क्विंच कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका कंट्रीब्यूशन लगभग नगण्य हो जाता है, उसको हम शून्य मान लेते हैं। तो क्या फॉर्मूला रह गया अपने पास में, μs = 4s s + 1 और मैग्नेटिक। ये क्लियर हुआ। और s क्या है, कैपिटल S = होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू s, यानी एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर, और ये कैपिटल S क्या है, सभी इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसका सम है। तो यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये वैल्यू अगर हम इसमें पुट करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 4 × ns n स्मॉल s + 1, राइट, जो कि हम
जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन के लिए s का मान कितना होता है, हाफ। तो ये क्या आ जाएगा, देखिए 4 इंटू n इंटू हाफ, n का मान सॉरी n s का मान हाफ प्लस 1। तो देखिए इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ गया 2n, यहाँ पे देखिए n प्लस 2/2, ये 2 से 2 कैंसिल, ये क्या n प्लस 2 और मैग्नेट्रॉन इक्वल टू म्यू। स्पिन ओनली फॉर्मूला है ये, इसमें ऑर्बिटल मोशन का कोई कंट्रीब्यूशन शामिल नहीं है। लेकिन जब हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़ते हैं तो उसमें यह वाला फैक्टर है, उसको भी हम कंसीडर करते हैं। उसके पीछे रीजन है, जब हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़ेंगे वहां पे हम इसको विस्तार से बताएंगे। ओके, तो ये बात क्लियर हुई किस प्रकार से हम संक्रमण तत्वों का चुंबकीय व्यवहार ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। जैसे जैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो बढ़ेगा। ओके, और अगर किसी संक्रमण तत्व के पास में एडमिट इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय। और अगर एडमिट इलेक्ट्रॉन है तो क्या कहलाएगा, अनुचुंबकीय। और इसका मैग्नेटिक मोमेंट, इसको हम बोलते हैं डाइमैग्नेटिक, और इसको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। ये पॉइंट क्लियर हो गया। जो संक्रमण तत्व हैं उनका जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो किस प्रकार से होगा, वो डायमैग्नेटिक भी हो सकता है और पैरामैग्नेटिक भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा उसके पास में एडमिट इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है। उसके बाद में देखिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। संक्रमण धातु या संक्रमण जो तत्व है ज्यादातर कलर्ड कंपाउंड या कलर्ड जो कॉम्प्लेक्स हैं उनका फॉर्मेशन करते हैं। तो कलर का रीजन क्या है, देखिए कलर का रीजन होने के पीछे इसमें देखिए d ऑर्बिटल्स है। ओके, लेकिन जब संक्रमण तत्व है या संक्रमण धातु है, इंडिपेंडेंट है, फ्री है, उसके पास में किसी प्रकार के लिगेंड या किसी प्रकार के अन्य परमाणु नहीं है तो उसके d ऑर्बिटल्स डीजनरेट होते हैं। लेकिन जब वो कंपाउंड बनाता है तो कंपाउंड बनाने की स्थिति में उसके d ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। कुछ d ऑर्बिटल्स लो एनर्जी पे चले जाते हैं, कुछ d ऑर्बिटल्स हाई एनर्जी पे चले जाते हैं। उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, देखिए ये डीजनरेट d ऑर्बिटल्स हैं, डीजनरेट d ऑर्बिटल्स, इनका क्या हो जाता है, स्प्लिटिंग। ये p2g ऑर्बिटल्स और ये pg ऑर्बिटल्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए दो व्यवस्थाएं हैं, एक तो d1 से लेकर के d9 तक और एक है d10। अगर किसी संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार का है तो उसका जो कलर है वो ज्यादातर कलरलेस होंगे, रंगहीन होंगे। ओके, और अगर इस प्रकार का है तो वो कलर होने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि ऐसी स्थिति में एक d ऑर्बिटल से जब हम इस पर प्रोटॉन डालेंगे यानी EMR डालेंगे, EMR, और इसकी जो एनर्जी है E = h म्यू, और जो म्यू है वो कहां पे पढ़ना चाहिए, विजिबल पार्ट में पढ़ना चाहिए। ठीक है, यानी 400 से 800 का बीच का जो एरिया है वो क्या कहलाता है, विजिबल कहलाता है। तो जब हम विजिबल क्षेत्र का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस पदार्थ पे डालते हैं तो इस पदार्थ के जो लो एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स हैं इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, जो कि विजिबल क्षेत्र का जो रेडिएशन है उसे एनर्जी गेन करके और कहां पे जंप कर जाते हैं, हाई एनर्जी के ऑर्बिटल्स में जंप कर जाते हैं। उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, हमें उस कंपाउंड का
कलर प्राप्त होता है। ये बात समझ में आई। कुछ संक्रमण जो धातु संकुल हैं वो कलर्ड होते हैं, कुछ कलरलेस होते हैं, कुछ हल्के कलर के होते हैं, कुछ गहरे कलर के होते हैं। इसको हम बोलते हैं डीबी ट्रांजिशन। डीबी ट्रांजिशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है लो एनर्जी के डी ऑर्बिटल से हाई एनर्जी के डी ऑर्बिटल में पहुंच जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उसमें कलर आता है। अगला पॉइंट देखिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जो संक्रमण तत्व हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए जो भी शर्तें आवश्यक हैं उन सभी शर्तों की को ये फुलफिल करते हैं, उन सभी शर्तों की ये अनुपालना करते हैं। जैसे नंबर 1, इनका साइज कम है, दूसरा इन पे आवेश ज्यादा है, तीसरा इनकी जो डी ऑर्बिटल्स हैं उसमें पर्याप्त स्थान रिक्त है ताकि लिगेंड के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन्स को ये अपने खाली रिक्त जो डी कक्षक हैं उसमें समाहित कर सकें और बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकें। तो इस पर और इसके अलावा इसमें परिवर्तनशील जो ऑक्सीकरण अंग है वो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए अनुकूल परिस्थिति पैदा करता है। तो देखिए जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कर पा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करें उनमें इस प्रकार की विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं, इसलिए ज्यादातर जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको मिलेंगे वो संक्रमण तत्वों के द्वारा ही बनाए जाते हैं। अगला पॉइंट देखिए, इसमें अगला पॉइंट है कि इनकी जो कैटालाइटिक एक्टिविटी है वो बहुत अच्छी है। कैटालाइटिक एक्टिविटी यानी ये उत्प्रेरक का काम करते हैं, उत्प्रेरक का काम करते हैं। जैसे जो वनस्पति तेल है उनका हाइड्रोजनीकरण करके अगर हमें वनस्पति घी बनाना है तो उसके लिए हम जो कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं वो है निकिल, फाइनली डिवाइडेड निकिल कैटलिस्ट के रूप में इस्तेमाल करता है। और निकिल क्या है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। ओके, तो बहुत सारे आप जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते होंगे तो उसमें किसी भी जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको फिजिबल वे में संपन्न कराने के लिए हमें कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, और वो जो कैटलिस्ट हैं ज्यादातर आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही मिलेंगे। ओके, तो कैटालाइटिक एक्टिविटी हो गई। इसके अलावा अगला पॉइंट है इसमें कि ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें जब ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो क्रिस्टल है उसका पैकिंग हो रहा होता है तो उसमें जो इंटरस्टिशियल स्पेस बचते हैं उसमें कोई छोटे आकार का परमाणु समाहित हो जाते हैं, और ये जो कंपाउंड है इस प्रकार के वो कहलाते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ओके, तो ये सारी विशेषताएं इनमें पाई जाती है। अगला इसमें देखिए नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। एक और क्या है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स क्या है, देखिए कंपाउंड्स दो टाइप के होते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स और दूसरा होता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो कि रूल ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की अनुपालना करते हैं। कोई भी कंपाउंड है जब उसका फॉर्मेशन होता है तो देखिए जैसे एक कंपाउंड की बात करें Fe2O3, ओके, या फिर हम H2 की बात करें तो इसमें रूल ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन फॉलो हो रहा है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। लेकिन कई परिस्थितियों में रूल ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की अनुपालना नहीं हो पाती है, तो क्या होता है
वो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड कहलाते हैं। ओके, तो इसको देखिए, जैसे आयरन ऑक्साइड है, इसमें आयरन 1 और 1 है, तो ये स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड हुआ। लेकिन अगर आयरन 1.2 है और ऑक्सीजन 9.7.97 है, तो ये इस प्रकार का जो कंपाउंड है वो क्या कहलाएगा, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड कहलाएगा, क्योंकि इसमें रूल ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की अनुपालना नहीं हुई। ओके, इसके अलावा देखिए, जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उनमें हाइड्रोलाइटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। हाइड्रोलाइटिक प्रॉपर्टीज, हाइड्रोलाइटिक प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, ये जो जल है इसको अगर हम इस प्रकार से डिवाइड कर दें तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस, यानी जल के अणु का टूटना H+ और OH- आयन में। तो ये जो संक्रमण तत्व हैं, ये जो संक्रमण तत्वों के जो आयन हैं, जैसे ये Fe3+ है, इसके संपर्क में जब हम जल लेकर के आएंगे तो क्या होगा, क्योंकि संक्रमण तत्व है, इसके पास में d ऑर्बिटल वैकेंट है, और ये जो H2 है इसके पास में ऑक्सीजन के पास में ऑक्सीजन एटम पर लोन पेयर है, तो ये क्या होगा, ये लोन पेयर को आकर्षित करता है और इस प्रकार से बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है। देखिए Fe3+ ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको अपने जो रिक्त ऑर्बिटल्स हैं उसमें, जो वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं उसमें समाहित कर लेता है। इस प्रकार से बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। फिर उसके बाद में देखिए, ये इन इलेक्ट्रॉन को लेने की कोशिश करता है, ये इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा, यहां से लेने का प्रयास करेगा, तो क्या हो जाता है, इस बॉन्ड का ब्रेकिंग हो जाता है, और ये क्या बन गया, OH। ओके, और ये 2+ और प्लस H+, यानी जल का जो मॉलिक्यूल था उसका हाइड्रोलाइसिस हो गया है, जल का यानी H+ और OH- विभक्त हो गया है। ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगी ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। अगर हम S ब्लॉक की धातुओं की बात करें तो S ब्लॉक की धातुओं में हाइड्रोलाइटिक प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है। उसका रीजन ये है कि S ब्लॉक के जो मेटल्स हैं उनके पास में वैकेंट d ऑर्बिटल्स नहीं है, और वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से उसके साथ में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं पर्याप्त संख्या में नहीं जुड़ पाते हैं और हाइड्रोलाइसिस संभव नहीं हो पाता है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करने जा रहे हैं, और आप इसको वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए लाभदायक साबित होगा। इसी के साथ में आप सभी का धन्यवाद।